ओके, आपको जो होमवर्क दिया हुआ था उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। क्या दिया है आपको? काइनेटिक्स में एडिशनल भी दिया हुआ है, मेरे पास है ना, आप सी आप रखो, मोबाइल में देख लेंगे। और उसके अलावा सीट में ना थर्मो की रेस भी देता कोई? नहीं, रेस नहीं दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले सीट से करें। चलो अच्छा, सीट से देख लो फिर। सीट से एक बार देख लेते हैं। सीट देख सकते हैं। सीट में बताओ S1 एक्सरसाइज में जो भी पूछना है आपको। 17। ओके, S1 एक्सरसाइज में 17 और 18। एक आइडियल गैस को इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम पे ले जाते हो, कांस्टेंट प्रेशर इतना हुआ, तो इरिवर्सिबल हो गया। कांस्टेंट प्रेशर, अगर तुम्हें अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है वो, तो इरिवर्सिबल। ठीक है, 17 वाला इरिवर्सिबल है क्योंकि लिखा हुआ है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, तो इरिवर्सिबल के हिसाब से करेंगे। फिर उसके बाद S1 में 18 वाला 5 मोल आइडियल गैस है, एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम प्रेशर 4 to 1 अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अगेन इरिवर्सिबल। तो बेटा पहले इरिवर्सिबल निकालना है, फिर रिवर्सिबल के लिए निकालना है आपको, है ना। तो जब भी तुम्हें ध्यान रखना कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिखाई पड़े, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो आप इसको इरिवर्सिबल मान के करना। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल के फॉर्मूले लगा देना, डेल्टा यू डेल्टा एच जो भी तुम्हें पता है। ठीक है, फिर बताओ उसके बाद ओवन में आना है क्या? कर लोगे, है ना। ओवन में कुछ और कुछ दिया था इसके अलावा? काइनेटिक्स में दिया था, इसके सीट में है, सीट में इतना ही था। काइनेटिक्स में आते हैं, तो काइनेटिक्स में देख लो, देखो अच्छा इसे देख लेते हैं। तो काइनेटिक्स में 11 नंबर से था शायद, मेरे ख्याल से, या 12 नंबर से, सॉरी। हाँ, तो कौन सा पूछना है? 17th। ओके, 17th वाला। और कोई? 19th, 17th एंड 19th। चलो भाई, 19 में डाउट है। ओके, 17 और 19 दो। तो 19 देखो, 19 बहुत छोटा सा है, 17 थोड़ा लेंदी है। 19th में K1T दे रखा है माइनस LNC माइनस K2C इक्वल टू K3, है ना। एक एक्सप्रेशन दे रखा है K1 K2 का और K3 का, और कह रहा है कि ऑर्डर बताओ। तो बेटा इसमें क्या है कि आप ऑर्डर के लिए हम क्या करें, रेट लॉ लिखें पहले। तो रेट लॉ अगर मैं लिखता हूं कि भाई कंसंट्रेशन में चेंज विद टाइम, भाई होता यही है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम, यही तो रेट होता है। ठीक, और मेरे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज K1T माइनस LNC माइनस K2C इक्वल टू K3, ऐसा एक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। अब मैं अगर इसमें डीसी बाई dt निकाल लूं, मतलब किसी तरह से मैं कंसंट्रेशन में चेंज विद टाइम निकाल लूं, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा K1। ये क्योंकि C खुद T पे डिपेंड कर रहा है, समय के साथ कंसंट्रेशन लगातार बदलेगी, तो LNC बाई dt करोगे तो क्या हो जाएगा 1/c
डीसी बाई डी टी, और K2 बाहर कांस्टेंट इंटू डीसी बाई डी टी इक्वल टू K3 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है ना। अब मैं डीसी बाई डी टी में चाह रहा हूं कि आ जाए किसी तरीके से, तो मैं डीसी बाई टी की तरफ ले आता हूं, तो ये जगह K1 इक्वल टू डीसी बाई डी टी, अंदर क्या हो गया 1/c प्लस K2। ठीक है, तो जो रेट है यानी डीसी बाई डी टी रेट इक्वल टू डीसी बाई डी टी, वो हो जाएगा K1 इंटू कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन। ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें, ये तुम्हारा रेट लॉ हो गया, यानी ऑर्डर ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोला था कि कई रिएक्शन के ऑर्डर डिफाइन नहीं होते, तो आप इसके ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते इस कंडीशन में, लेकिन उसने कंडीशन दे दी दो, वेरी लो कंसंट्रेशन। तो ए पार्ट में बोल दिया K2C को बहुत कम ले लो 1 से, तो बेटा अगर इसको कम ले लो कि एक नॉर्मल हो जाएगा, और उस वक्त डीसी बाई डी टी तुम्हारा हो जाएगा K1 इंटू सी। और सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि ठीक उल्टा बोला है कि K2C बहुत बड़ा ले लो 1 से, तो अगर ये बहुत बड़ा ले लो कि ये 1 एक नॉर्मल हो जाएगा, और डीसी बाई डी टी तुम्हारा हो जाएगा K1 बाई K2, यानी 0 ऑर्डर, इस तरह से। ठीक है, तो रेट का हमने एक्सप्रेशन निकाला और उससे हमने रेट लॉ के बारे में सोचा। 17th वाला क्वेश्चन क्या है कि 17 पूछा था ना आप लोगों ने, ओके। तो 17th वाले में क्या कह रहा है कि देखो एक रेट लॉ गिवन है, R इक्वल टू K इंटू कॉम्प्लेक्स की पावर A, कॉम्प्लेक्स की पावर A H प्लस की पावर ऑफ B, और रिएक्शन इज एसिड कैटेलाइज्ड, ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, तो समय के साथ एक रिएक्शन में ये बदलेगा नहीं, इन पर्टिकुलर रिएक्शन ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट R इक्वल टू K डैश इनटू कॉम्प्लेक्स की पावर ऑफ A, जहां पे K डैश लिखा है K इंटू H प्लस की पावर ऑफ B। ठीक, अब ये सब लिखा हुआ था जो मैंने बताया, सब लिखा हुआ है। अब उसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन 0.1 H प्लस 0.01 लेके हाफ लाइफ और T3/4 लाइफ निकाला। देखो क्या होगा कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट 1 देखूं, एक्सपेरिमेंट 1 जो उसने किया कि कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ और 3/4 लाइफ जो निकाली गई है, अगर हम उस पर थोड़ा ध्यान दें तो ये 0.1 जब है, ये 0.01 है, 1 और 2। अब देखो एक रिएक्शन में, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में ये तो नहीं बदलेगा ना, सी कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगी। एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में बदलेगा क्या, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जब आधा हुआ, हाफ लाइफ कितनी है 1 आवर, जो भी दे रखा है 1 दिया हुआ है, और इसका मतलब 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, तो ये 2 है, मतलब 1 घंटा इधर 1 घंटा इधर, यानी हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। तो हम इस पार्ट को इससे देख रहे हैं, उस वाले एक्सप्रेशन से नहीं, इससे, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ऐसे में अगर एक्सपेरिमेंट 2 पे भी ध्यान दूं, एक्सपेरिमेंट 2 पे, तो वहां पे भी अगर डेटा में देखूं तो 0.2 और ये 0.02, दिस इज 0.5 एंड दिस वन इज 1। अगेन इसको कांस्टेंट रखो, इसको तो ध्यान मत दो, ठीक है। ध्यान का देना है कि इसको जब हमने 0.2 रखा, कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन फिक्स कर दी, तो हाफ लाइफ नहीं बदल रही, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। तो है क्या, पहला पार्ट इस तरह आ जाएगा कि एज T half is independent, T half is independent of concentration of complex, हाफ लाइफ कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, ए तो 1 हो जाएगा हमारा। अब आता है कि बी की वैल्यू क्या होगी, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा। तो एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे देखो के डैश के और H प्लस ये है ना,
अब मैं काम करता हूं, क्या मैं के डैश निकाल सकता हूं? तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हो गया ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना, ये तो अल्फा 1 हुआ, A1 हुआ, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K1 के डैश निकाल सकता हूं मैं। तो मेरे पास के डैश कितना हो जाएगा, ln2 बाई हाफ लाइफ, है ना। एक्सपेरिमेंट 1 दो वाला एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट 1 के लिए कितना हो जाएगा 1, और एक्सपेरिमेंट 2 के लिए के डैश कितना हो जाएगा ln2 बाई 0.5। और के डैश कैसे लिखा जाएगा, के इंटू H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस कितना है इस वक्त 0.01 की पावर बी, और ये कितना है 0.02 ना, 0.02 की पावर ऑफ बी। मैंने के डैश निकाला, के डैश कहां से मालूम पड़ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है, उसका हमें पता ही है ln2 बाई हाफ लाइफ, ln2 बाई हाफ लाइफ, और इस तरह से लिखा मैंने। अब मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, अभी आ जाएगा हमारे पास, आना चाहिए आंसर। इनको डिवीजन करके हम निकाल सकते हैं B1, ठीक है ना। कुछ और किसी को, तो फिर एंड करूं इसको, काइनेटिक्स का एडिशनल, ठीक है। ये आपका किसका था, ओके। तो थ्योरी में आते हैं बच्चों वापस। हाँ, 2 पेज अपन ने छोड़ा था, और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स 1 में आइसोथर्मल प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे, नहीं? तो जहां पे थे उसी पे कंटिन्यू कर लेते हैं, पहले आइसोथर्मल को, फिर 2 पेज में आ जाएंगे पीछे, है ना। तो क्योंकि वो आइसोथर्मल रनिंग था, आपने क्वेश्चन भी कर लिए उसके वर्क करके, तो आइडिया लगा होगा आपको। बच्चों प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा, तो हमने वहां पे 4 एनर्जी को देखा। कौन कौन सा एनर्जी थी, Q, W, डेल्टा U और डेल्टा H। होता क्या है कि हम बात करेंगे आइडियल गैस से फोकस करके, हम सारे कैलकुलेशन करते हैं यहां से, बाकी रियल गैस होगा, सॉलिड लिक्विड होगा, तो पीछे क्या करना है अपन देख चुके हैं। तो आइडियल गैस की अगर बात करें तो डेल्टा U, अगर रिएक्शन फेज चेंज ना हो तो हमेशा लगा सकते हो NCV डेल्टा टी, और डेल्टा H लगा सकते हो NCP डेल्टा टी। और आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 था, तो डेल्टा U और डेल्टा H दोनों की वैल्यू 0। दूसरा पॉइंट ये आया था कि Q और W निकालना, तो Q इक्वल टू माइनस W फर्स्ट लॉ से, और W कैसे निकला, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वर्क का फॉर्मूला माइनस NRT ln V2 by V1 या P1 by P2। NRT को आप P1 V1 भी रख सकते हो, और ln को log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 बाहर आ जाएगा। Q को निकालना है तो माइनस साइन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड, जब हमारे पास इररिवर्सिबल प्रोसेस आएगा आइसोथर्मल का, तो वर्क का फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल P एक्सटर्नल इंटू डीवी, और प्रेशर कांस्टेंट होकर बाहर आएगा, तो P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और V2 हो जाएगा NRT बाई P2 माइनस NRT बाई P1। हमारे पास उसका एक फॉर्मूला होगा, 3 PR है, P1 P2 और P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल क्या होगा, वो प्रेशर जिसके अगेंस्ट पे एक्सपेंशन या कंप्रेशन हुआ है, और कांस्टेंट प्रेशर कभी भी दिखाई पड़े एक्सटर्नल, तो वो हमेशा क्या होगा, इररिवर्सिबल। ऐसे एक आध क्वेश्चन थे आपके S1 में 17 और 18 नंबर, तो उस हिसाब से सोचना है हमें, ठीक है। फिर हमने न्यूमेरिकल किया था, 2 न्यूमेरिकल किए थे। एक में हमने एक्सपेंशन करवाया था गैस का फ्रॉम 10 to 1 atm, और दूसरे में शायद 1 to 10 atm करवाया था, और हमने वर्क डन दोनों निकाला था। -690 आर पहले का आया था, इररिवर्सिबल -270 आर आ रहा था, और कंप्रेशन में आ रहा था +690 आर और 2700 आर, ठीक है ना। तो बच्चों यहीं से ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं। ग्राफ और काफी कुछ देखना है आइसोथर्मल में। सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है चारों प्रोसेस में, वो होता है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में। जो आइसोकोरिक आइसोबारिक है वो तो 10-15 मिनट में हो जाते हैं, उनके फॉर्मूले वगैरह, उनमें अगर कोई डिस्कशन में टाइम नहीं लगेगा। तो आइसोथर्मल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम और देखते हैं। देखो हमने जब 2 क्वेश्चन किए प्रीवियस क्लास में, तो जब हमने वर्क कैलकुलेट किया, देखना ध्यान से, 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं आइसोथर्मल को लेके। पहला पॉइंट ये होता है कि जब हमने एक्सपेंशन देखा था, एक्सपेंशन के पार्ट किया था, पहला क्वेश्चन जब किया, तो वर्क डन रिवर्सिबल का आया था -690 आर, और इररिवर्सिबल का वर्क डन आ गया था -270 आर, ठीक है ना। और जब हमने कंप्रेशन देखा था, कंप्रेशन में
जो वर्क हमने कैलकुलेट किया था रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल का, रिवर्सिबल में इसका प्लस आ गया था प्लस 690 आर, और इररिवर्सिबल में 2700 आर। ठीक है, तो हमें एक यहां पे कंक्लूजन मिलता है कि एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क डन मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है वर्क डन इररिवर्सिबल से, मैग्नीट्यूड वाइज। और कंप्रेशन में ठीक उल्टा है, वर्क डन इररिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है वर्क डन रिवर्सिबल से। ठीक है, तो हम इससे ये कंक्लूड करते हैं कि देखो जब एक्सपेंशन था तो गैस ने वर्क किया, गैस वर्क करेगी हमें वर्क मिलेगा। ठीक है, इस पार्ट में गैस वर्क करती है, हमें वर्क मिलता है। हम क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वर्क मिले कम से कम, हमें खुद का वर्क क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा वर्क किसे मिलेगा, रिवर्सिबल में। कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द गैस है, गैस पे वर्क करना है ना, हम वर्क कर रहे हैं, हम क्या चाहेंगे, कम से कम वर्क करें, और कम से कम वर्क इसमें करना है, रिवर्सिबल। तो जब एक्सपेंशन हो रहा है तो हमें जब आउटपुट लेना है तो रिवर्सिबल हमारे लिए प्रेफरेबल नहीं होगा। और जब कंप्रेशन करना है, मान लो कोई गैस को कंप्रेस करना है, 10 से 180 लाना है, एक बार आप बहुत स्लोली इनफाइनाइट टाइम में ला सकते हो, एक बार झटके में नीचे की तरफ ला सकते हो, लेकिन हमें ज्यादा बेटर कौन रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज हम वर्क की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर बेनिफिशियल बिकॉज वी हैव टू डू लेसर अमाउंट ऑफ वर्क हियर। ठीक है, यहां पे हमें ज्यादा बेटर होगा रिवर्सिबल अगेन, क्योंकि हमें ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। तो रिवर्सिबल इज मोर एफिशिएंट प्रोसेस देन इरिवर्सिबल। अब मैंने पीछे ही बोला था आपको कि भाई हम रिवर्सिबल क्यों पढ़े, ऐसा प्रोसेस जो हो ही नहीं सकता, कि हम क्यों टाइम उससे वेस्ट कर रहे हैं, हम सीधे इरिवर्सिबल ना करें जो हो सकता है प्रैक्टिकल। लेकिन होता क्या है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस की वर्क कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम लिमिट होती है, हम उस प्रोसेस से ये मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। फिर हम अपनी इंजन या मशीन को डिजाइन इस तरह से करते हैं कि जितना क्लोज हो सके रिवर्सिबल के उतना पहुंचे वो प्रोसेस, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट गेन कर पाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ लॉजिक होता है। आप इसको लिखो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा कि ये लिखवाने वाला हूं कि रिवर्सिबल इज मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल, क्योंकि जब एक्सपेंशन है तो हमें वर्क मिल रहा है, हम चाहते ज्यादा से ज्यादा मिले, वो हमारे लिए कौन सा बेनिफिट होगा, प्रोसेस रिवर्सिबल। कंप्रेशन में हमें वर्क करना पड़ रहा है, हम चाहते हैं कम से कम वर्क करके काम चल जाए, तो अगेन प्रोसेस इज रिवर्सिबल मोर बेनिफिशियल। इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे, अभी ग्राफ बनाएंगे उससे भी देख लेंगे, है ना। तो अभी तो मैंने आपको न्यूमेरिकली समझाया है। बोलो, तो इसमें लिखो, इसको नोट करने के बाद इसी पॉइंट पे लिखना नीचे की तरफ, रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोर एफिशिएंट, रिवर्सिबल process are more efficient than irreversible process. Reversible process are more efficient than irreversible process. Reversible process are more efficient than irreversible process because सब पॉइंट लिखना, पहले सब पॉइंट, during expansion comma work is done by the system, work is done by the system, work is done by the system, comma we want to obtain maximum work, we want to obtain maximum work, we want to obtain maximum work, hence reversible process is preferred, we want to obtain maximum work, hence reversible process is preferred, reversible process is preferred.
B सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन, ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन सेकंड सब पॉइंट है, ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन कॉमा work is done on the system by us, work is done on the system by us, work is done on the system by us, comma we want to do minimum work for a process, we want to do minimum work for a process, we want to do minimum work for a process, hence again reversible process is preferred. minimum work क्या लिखा था मैंने, we want to do minimum work by us for a process, by us for a process, hence again reversible process is preferred, hence again reversible process is preferred. तो दोनों ही केस में एक्सपेंशन कंप्रेशन में ज्यादा बेनिफिट होगा कि अगर हम रिवर्सिबली उस प्रोसेस को करवाएं तो हमारे ज्यादा बेनिफिट है। ठीक, सेकंड पॉइंट बच्चों जो तुम्हें नोट करके याद रखना है वो ये होता है, देखना यहाँ पे मैं देख लेना, सपोज करो जैसे मैं पहला एग्जाम्पल दूं या दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल दें, मैंने जब पहला एग्जाम्पल लिया तो 1 मोल गैस लिया था, टेम्परेचर शायद 300 केल्विन लिया था और प्रेशर 10 atm लिया था। फिर मैं दो पाथ में एक बार रिवर्सिबली और एक बार इरिवर्सिबली गैस को एक्सपैंड करवा रहा था। गैस एक्सपेंशन कहां पे ले जा रहे थे, प्रेशर क्या करते रहे थे 1 atm, इधर भी प्रेशर 1 atm किया था और इधर भी प्रेशर कितना कर दिया था 1 atm। अब बेटा ये है आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, 300 केल्विन फाइनल यहां पर भी था यहां पर भी था, और एक्सपेंशन कंप्रेशन में मोल बदलेंगे नहीं, n तो वही रहेगा इनिशियली फाइनली, ठीक है ना। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो दोनों साइड में फाइनली प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम और मोल भी सेम, यानी कि मैं अगर V देखूं तो nRT by P, तो दोनों तरफ N सेम है, R सेम है, T सेम है और P भी सेम है, यानी दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। तो यानी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फाइनल वॉल्यूम सेम होगा अगर तुमने फाइनल प्रेशर सेम कर दिया, समझ रहे हो। अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और तुम फिक्स कर दो कि एक वेरिएबल फिक्स कर दे कि प्रेशर सेम ही रखना है, तो बेटा प्रेशर सेम है तो टी तो सेम रहेगी आइसोथर्मल है, क्योंकि मोल भी सेम रहेगा और वॉल्यूम भी सेम रहेगा, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों की सेम रहती है इन द केस ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। होता है क्या, भी आप अपन ग्राफ बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो एंडिंग पॉइंट भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का सेम होता है ना। जब हम एडियाबैटिक पढ़ेंगे आगे फ्यूचर क्लास में, तब देखते हैं कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम भी है तो भी एंडिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एडियाबैटिक के केस में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। लेकिन आइसोथर्मल की प्रॉपर्टी है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो तुम चाहे रिवर्सिबल इसको लेके जाओ चाहे इरिवर्सिबल लेके जाओ, एंडिंग पॉइंट दोनों में सेम रहने वाला है। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूं। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं आइसोथर्मल में, कि रिवर्सिबल इज मोर एफिशिएंट, दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो एंडिंग पॉइंट भी सेम ही आता है अगर फाइनल प्रेशर सेम है ना। नोट कर लो इसको। करें है ना, नोट कर लिया सबने यहां तक का।
इसमें स्टेटमेंट लिख लो इसी सेकंड पॉइंट का, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड irreversible process, isothermal reversible and irreversible process, end up, isothermal reversible and irreversible process end up at same final point, end up at same final point if carried out against same final pressure, if carried out against same final pressure, if carried out against same final pressure from same initial point, if carried out against same final pressure from same initial point. क्या लिखा है मैंने, मैं समझा देता हूं। मैंने ये लिखाया है कि अगर इनिशियल पॉइंट सेम है और फाइनल प्रेशर सेम है, अगेंस्ट सेम फाइनल प्रेशर आपने काम करवाया तो एंडिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। तो क्या लिखा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड अप एट सेम फाइनल पॉइंट इफ कैरिड आउट अगेंस्ट सेम फाइनल प्रेशर फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट अगर सेम है। ठीक है, अभी ग्राफिकली भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो तुम्हें क्या हो गया, तुमने फॉर्मूले सारे देख लिए, न्यूमेरिकल्स एक बार हल्के हल्के देख लिए, सिंपल से हमने कुछ, फिर हमने इसके कुछ पॉइंट्स देख लिए। अब देख लेते हैं ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल, हेडिंग डालना ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो ऐसा माने तो करीब आइसोथर्मल में करीब करीब पूरी एक क्लास लग जाती है, एडियाबैटिक में 1.5 क्लास लगता है, डिटेल ज्यादा है उसमें, और आइसोकोरिक आइसोबारिक में बताया 15 मिनट का रहता है वो। क्योंकि आपने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, डेल्टा यू क्या है, डेल्टा एच क्या है, तो अब जल्दी जल्दी हमको बस उसको प्रोसीड करते हुए देखते जाना है। तो ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो बच्चों 3 ग्राफ अगर हम बनाए तो नॉर्मली ग्राफ दिखाई पड़ेंगे। पहला है प्रेशर टेम्परेचर का, दूसरा ग्राफ है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, आपको पता ही कैसे बनेगा पहला दूसरा, तो आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है। तीसरा ग्राफ है प्रेशर वॉल्यूम का, कैसा बनना चाहिए ग्राफ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। तो आप इससे भी लिख सकते हो P इक्वल टू nRT बाई V। और बेटा एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन में N नहीं बदलेगा, R नहीं बदलेगा, और आइसोथर्मल P भी नहीं बदलने वाला, तो P इक्वल टू K बाई V है ना, Y इक्वल टू K बाई X के हिसाब से ऐसा ग्राफ। और चौथा ग्राफ P और 1 बाई V का, P और 1 बाई V का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना। आप अगेन इस एक्सप्रेशन से देखोगे तो P इक्वल टू nRT इंटू 1 बाई V, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना K, तो P इक्वल टू K इंटू 1 बाई V, और इसको पहले वाले को टर्म को मैंने पूरा पूरा क्या मान लिया, Y, और इस 1 बाई V को क्या मान लिया, X, तो Y इक्वल टू KX, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये याद रखना है फोर्थ ग्राफ खास तौर पे, है ना, फोर्थ ग्राफ खास तौर पे याद रखना, फॉर P वर्सेस 1 बाई V ग्राफ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये क्या हो जाता है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हो जाएगा, प्रोसेस आइसोथर्मल। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है और P और 1 बाई V ग्राफ है तो वो आइसोथर्मल होता है। ठीक, याद रखेंगे फोर्थ ग्राफ खास तौर पे।
graphical comparison of reversible and irreversible isothermal process. Graphical comparison of reversible and irreversible isothermal process. देखो ये मतलब आप ओरिजिन ज्वाइन नहीं कर सकते, पेपर नहीं भी ज्वाइन करते हैं, है ना। एक्चुअल में क्या है कि ओरिजिन को ज्वाइन करने का मतलब प्रेशर जीरो हो गया, है ना, गैस है और प्रेशर जीरो। एक ऐसा भी है, और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मान लेंगे यहाँ पे गैस ही नहीं है, अगर ओरिजिन ज्वाइन करा है तो, है ना, यहाँ पे ज्वाइन किया तो नहीं है। आप मतलब इतना मत ध्यान देना, दोनों तरह ग्राफ मिलेंगे, डॉटेड भी मिल जाता है कई बार, और कई बार टच भी करा देता है, ठीक है, दोनों तरह का होता है, और दोनों के अपने अपने जस्टिफिकेशन। हाँ, मान ले गैस ही नहीं प्रेजेंट है उसमें, ऐसा मान के कर लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट में वॉल्यूम इनफिनाइट या फिर गैस ही नहीं प्रेजेंट है, ऐसा करके। तो दोनों चीजें, ऐसा नहीं कि आप डॉटेड देखो तो क्वेश्चन छोड़ दो, या पूरा मिला दो तो क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है, इतना मान लेना जैसा भी, ठीक है। डॉटेड दिखाओ तो ठीक, टच करा दोगे तो भी ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बेटा इसमें हम पीवी ग्राफ देखेंगे, ग्राफिकल कंपैरिजन जो करना है ना, हम पीवी ग्राफ का कंपैरिजन करते हैं इसमें, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे एक्सपेंशन के ग्राफ के, एक्सपेंशन का ग्राफ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसको अभी मन करेंगे ना, अभी तो आइसोथर्मल कंप्लीट कर लो पहले, एक्सपेंशन पे आते हैं। एक्सपेंशन में अगर मैं दो ग्राफ बनाऊंगा, एक रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के लिए जब मैं पीवी ग्राफ बना रहा हूं, तो बेटा आपको पता है कि रिवर्सिबल में मैं यहां पर चाहूं तो पी एक्सटर्नल, और ये किसके बराबर, पी इंटरनल ले सकता हूं, या पी गैस, है ना। और अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा इरिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल का, तो यहां पर मैं फिर पी एक्सटर्नल ही लूंगा, है ना, पी गैस तो ले नहीं सकता, तो पी एक्सटर्नल और वी का ग्राफ। तो इसमें कैसे होगा, ये तो पता ही है पीवी ग्राफ कैसे बनता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो होगा क्या, मान लेते हैं हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे एंड किया, एक्सपेंशन है तो हमारे पास एरो का साइन ये रहेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, ठीक। इरिवर्सल में क्या होगा, मान लो यहां से स्टार्ट किया, अपने ग्राफ देखा भी पीछे बना के, सडनली क्या होगा, पहले तो प्रेशर घटेगा, बाहर का प्रेशर घटाओगे ना, पी एक्सटर्नल है, बाहर का प्रेशर घटाओगे, फिर प्रेशर घटाने के बाद एक पॉइंट पर फिर ये एक्सपैंड होगा एक कांस्टेंट प्रेशर पे, ऐसा ग्राफ होगा ना कुछ। वो डॉट बना रहे हैं, ये अपन हार्ड लाइन से दिखाते हैं कि भाई हमें हर पॉइंट पे सारे कोऑर्डिनेट्स पता है, इसमें पता है भाई प्रेशर घटा फिर वॉल्यूम बढ़ा, बाहर के प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब अगर दोनों को क्लब कर दूं मैं, दोनों ग्राफ को एक साथ बनाया जाए, तो यहां पर पी एक्सटर्नल और वी, तो बेटा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रिवर्सिबल ग्राफ हुआ। इरिवर्सिबल ग्राफ कैसे बनेगा, पहले डिक्रीजिंग और फिर उसके बाद वॉल्यूम बढ़ेगा, और हमें पता है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और फाइनल प्रेशर सेम है तो फाइनल वॉल्यूम भी सेम होगा, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहती है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आप सेम दिखा सकते हो, ये एंड पॉइंट भी सेम होगा, ठीक है, अगर फाइनल प्रेशर सेम है तो, ठीक है। दोनों को बना लेना, ये आपका रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। इसका देखो क्या है ना, यूज एंट्रोपी में भी आते हैं ग्राफ का, है ना, तो है तो बहुत सिंपल से ग्राफ, लेकिन इनका यूज आपको एंट्रोपी जब पढ़ोगे ना, तो वहां पे आता है कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो एंड पॉइंट भी सेम है, कुछ ऐसे ऐसे चीजें वहां पे यूज करनी है हमें। ये इरिवर्सिबल का ग्राफ है नीचे वाला। फिर जिनका हो जाए वो कंप्रेशन के ग्राफ बनाए, कंप्रेशन रिवर्सिबल, तीन ग्राफ बनाएंगे वापस। पहला रिवर्सिबल का, पी एक्सटर्नल जहां पे क्या ले सकते हैं, पी इंटरनल और वी, है ना, ये रिवर्सिबल का कंप्रेशन। फिर इरिवर्सिबल का,
इररिवर्सिबल, और तीसरा दोनों कंबाइन करके देखो, बनाओ, सोचो। बनाओ ग्राफ, है ना? बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? है ना? जब बनाएंगे तो खुद धीमा धीमा बनाने लगते हो, नहीं धीरे धीरे लाइन खींच रहे हैं, है ना? फिर पी एक्सटर्नल धीरे से लिखा, तब तक बना देंगे, कोई ना कोई बना ही देगा। सोचो कैसे बनेगा। कंप्रेस कर रहे हो गैस को, पहले रिवर्स में का सोचो, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। जिस पाथ से आते हो उसी पाथ से लौट जाते हो। यहाँ पे थे आप, आपने प्रेशर बढ़ाया, धीरे धीरे सैंड पार्टिकल रखते जाओगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम घटता जाएगा, इस तरह से कर्व के रूप में वापस चले जाओगे, है ना? ऐसे बनाया होगा आपने। कंप्रेशन में पहले लेफ्ट, टॉप टॉप, फिर लेफ्ट। तो पहले हमारा प्रेशर बढ़ता है यहाँ पे, और फिर वॉल्यूम घटता है ना? बनाया किसी ने नहीं होगा, बस सोच लिया होगा आपने, है ना? चलो ठीक है। और तीसरा वाला क्या होगा? दोनों कंबाइन करके पहले रिवर्सली बना लेंगे और फिर कंप्रेशन वाला देख लेंगे। तो यहाँ पे पहले प्रेशर बढ़ा, एरो का डायरेक्शन ध्यान से देख लेना, ठीक है? एरो के डायरेक्शन पे फोकस करना। देखो, आपको ये पता ही है ना कि पीवी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या रहता है? वर्क। अब अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो रिवर्सिबल में, एक्सपेंशन में वर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो ये पूरा वर्क रहेगा यहां पर, है ना? इररिवर्सिबल में वर्क डन केवल ये पोर्शन है। तो आप इजिली जज कर सकते हो कि किसमें वर्क डन ज्यादा है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो जो नेट वर्क डन है मैग्नीट्यूड वाइज, वो किसमें आता होगा? रिवर्सिबल में कि इररिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में। हम देखा है ऑलरेडी, न्यूमेरिकली उसको देखा था, अब आप ग्राफिकली भी देख सकते हो कि ये ज्यादा है वर्क डन इररिवर्सिबल से एक्सपेंशन में। और कंप्रेशन में देखोगे तो साफ साफ अगेन दिखाई पड़ेगा आपको। अगर मैं दोनों को साथ में देख लूं तो रिवर्सिबल में वर्क डन, ये ब्लू से मैं डिनोट कर रहा हूं, और कंप्रेशन में नेट वर्क डन एरिया अंडर द कर्व, दिख रहा है ना आपको? ज्यादा ये वैल्यू है, ठीक है? ये पूरा ये कंप्रेशन में नेट वर्क डन इतना रहेगा, है ना? तो वर्क डन कंप्रेशन में ज्यादा है, कंप्रेशन में ज्यादा होगा इररिवर्सिबल का। इररिवर्सिबल का वर्क डन मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है रिवर्सिबल से कंप्रेशन में, है ना? तो ये हमने ग्राफिकली भी देखा और न्यूमेरिकली भी हमने देखा हुआ है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस कौन सा है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इज मोर एफिशिएंट। बना लिया ग्राफ आप लोगों ने? बना रहे हो? एसी? हाँ, तो बंद कर रखे, सारे एसी बंद कर रखे हैं, नहीं पीछे वाले खोले हुए हैं। और पहली क्लास में चल रहे होंगे एसी सारे, है ना? ठीक है ना? क्या करवा दूं? ऑन करवा दूं? अरे आधे ठंडा आते हैं, आधे कमाते हैं, जुकाम हो रखा है। ठीक है चलो, अभी तो इतना कोई वैसा नहीं है, लिखे सबने यहां तक का? तो ये ग्राफिकली ध्यान रखना कैसे क्या चीजें हैं, ठीक है? और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं आइसोथर्मल, बिफोर हम खत्म करें, एंड अप करें।
तो देखो क्या है, इसके फॉर्मूले याद रखने हैं, 2 पॉइंट्स याद रखना कि रिवर्सिबल इज मोर एफिशिएंट और स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, ग्राफ थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे है ना आइसोथर्मल के लिए। और एक और हेडिंग के अंदर एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं, बोलूं मैं, मल्टी स्टेप आइसोथर्मल प्रोसेस, हेडिंग डालना मल्टी स्टेप आइसोथर्मल प्रोसेस, मल्टी स्टेप आइसोथर्मल, मल्टी स्टेप आइसोथर्मल प्रोसेस, मल्टी स्टेप आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बच्चों इसको समझाने के लिए हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू अप्रोच करेंगे। तो न्यूमेरिकल लिखो, आप उसको ट्राई करो, आंसर उसका निकालो। आइसोथर्मल का है, आप कर सकते हो, उसको आराम से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, देखो एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड, an ideal gas is expanded from, an ideal gas is expanded from 10 atm, 10 liter. An ideal gas is expanded from 10 atm, 10 liter to 1 atm isothermally, to 1 atm isothermally. Calculate work. Calculate work if, calculate work if process is carried out. Calculate work if process is carried out A part reversibly, if process is carried out A part reversibly, B part irreversibly, irreversibly ब्रैकेट में लिखो सिंगल स्टेप, irreversibly ब्रैकेट में लिखो सिंगल स्टेप, और C part process is carried out, C part लिखो process is carried out in 2 steps, process is carried out in 2 steps, process is carried out in 2 steps. First against 5 atm pressure, first against 5 atm pressure, and then against 1 atm pressure. First against 5 atm pressure, and then against 1 atm pressure. ब्रैकेट में लिखना ln10 इक्वल टू 2.3, ln10 को 2.3 लेके क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो करो। इसमें 2 पार्ट तो आसानी से हो जाएंगे। हाँ बेटा यही क्वेश्चन है जो है आपके सामने ना। नहीं आ रहा? मोल चाहिए होंगे क्या? चल जाएगा बिना काम उसके। पहले पार्ट का आंसर कुछ
-230 ATM लीटर, -230 ATM लीटर। सेकेंड पार्ट में -90 ATM लीटर को बच्चे बता रहे हैं, -230 और -90। ओके, और तीसरा पार्ट किसी ने किया हो तो -130। ओके, कुछ बच्चे बता रहे हैं -130 थर्ड पार्ट का। ओके, देख लो, आप लोग सोच लो। देखो मैं कर रहा हूं, पहला पार्ट तो दिखा देता हूं, दूसरा पार्ट दूसरा। तो देखो, रिवर्सिबल वर्क डन निकालना है ना, तो हमें तो फॉर्मूला पता है -nRT। अच्छा, पहले देखता हूं डेटा कहां से कहां जाना था, पहले इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो दे रखा है, कहां से कहां हम गैस को ले जाना चाह रहे हैं, 10 ATM, 10 लीटर से लेके 1 ATM तक हम उसको ले जा रहे हैं रिवर्सिबल में। तो बेटा जब वर्क की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला था -nRT ln P1 by P2। अब P1 P2 पता है, लेकिन N नहीं पता, या R या T नहीं पता हमें। तो हमें ये भी पता है कि उसको सकते -P1 V1 है ना, -P1 V1 ln P1 by P2 बताया था मैंने, nRT is P1 V1। तो मेरे पास अब P1 V1 तो पता ही है, -10 into 10 into ln P1 10/1, ln 10 की वैल्यू 2.3, तो -100 into 2.3 यानी -230 यूनिट ATM लीटर। ठीक है ना, पहला पार्ट बताइए था आपने आंसर। तो सेकंड पार्ट में फिर से क्या कह रहा है, इररिवर्सिबल सिंगल स्टेप, इररिवर्सिबल वन स्टेप की बात कर रहा है। अब बेटा वर्क निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है -P एक्सटर्नल nRT by P2 -nRT by P1, या फिर V2 V1, ये भी है ना। अच्छा, तो मुझे यहां पर फिर से डेटा देखता हूं, P एक्सटर्नल तो पता है, फाइनल प्रेशर ले लेते हैं। V1 पता है लेकिन V2 नहीं पता, तो हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं फॉर द केस ऑफ आइसोथर्मल। तो मैं पहले उसका निकाल लेता हूं, जो अननोन वॉल्यूम है, मैं कहां से कहां आना चाह रहा हूं, 10 ATM 10 लीटर से 1 ATM, और मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V2 है, और V2 निकालना है। तो मैं कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं यहाँ पे आइसोथर्मल के लिए, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो 10 into 10 इक्वल टू 1 into V2, तो V2 कितना आ जाएगा, 100 लीटर। ठीक है ना। और बेटा ये इररिवर्सिबल है, तो वर्क का फॉर्मूला -P एक्सटर्नल V2 V1 कर देंगे। P एक्सटर्नल कितना है 1, V2 कितना हो गया 100 -10, यानी -90 ATM लीटर। ठीक है ना। अब आता है थर्ड पार्ट, सी पार्ट। इसमें कह रहा है कि 2 स्टेप में ले जा रहे हैं, 2 स्टेप। पहले हम कहां से कहां जा रहे हैं, 10 ATM 10 लीटर से पहले हम 5 ATM प्रेशर तक ले जा रहे हैं, और फिर उस प्रेशर से हम 1 ATM तक ले जा रहे हैं उसको। ऐसा कुछ लिखा हुआ है वहां पे क्वेश्चन में, 2 स्टेप में कर रहे हैं। तो बेटा ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज सेकेंड स्टेप। अच्छा, अगर ये 2 स्टेप में हो रहा है, तो यहां से पहला स्टेप क्या मानेंगे, इररिवर्सिबल कि रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। अगर आप काउंटिंग कर रहे हो स्टेप्स की, तो इररिवर्सिबल होगा। वो तो इन्फिनाइट स्टेप होता है रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला, इन्फिनाइट स्टेप। अगर आपने 980 स्टेप्स भी बोल दिए हैं, तो वो तो इररिवर्सिबल हो गया ना। तो एक स्टेप इधर, एक स्टेप इधर, तो दोनों इररिवर्सिबल के फॉर्मूले लगाएंगे। तो अगेन P एक्सटर्नल V2 V1। अब इसका V2 नहीं पता मुझे, इसका वॉल्यूम V2, इसका वॉल्यूम V3। अब इसको निकाल लेते दोनों बार। तो V2 क्या लगा देंगे, फिर से वही P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 V1 कितना 10 10 5 इंटू V2, V2 कितना हो गया 20 लीटर ना। और बेटा V3 भी निकाल लेंगे इसी तरह से, P1 V1 आइसोथर्मल में लगा देना, इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो V3 हो गया 100 लीटर। ठीक है। अब बस दोनों स्टेप का वर्क डन निकाल लेंगे इंडिविजुअली। तो वर्क डन इन स्टेप 1 इक्वल टू -P एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो -50 ATM लीटर। एंड वर्क डन इन स्टेप 2
is minus final pressure 100 minus 20, तो minus 80 atm लीटर। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू W1 प्लस W2, यानी कि -50 प्लस -80 यानी -130 atm लीटर। समझ रहे हो ना? ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन कैसे आए, थोड़ा बहुत रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, फिर P1 V1 का यूज कैसे करना है, ठीक है, नोट कर लो इसको। लिखा आपने यहां पे, क्या नोट कर रहे हो? पहले दो कॉलम तो रब कर दू ना, फर्स्ट टू। बेटा देखो क्या था, जब मैं बहुत स्लोली लेके गया पूरे प्रोसेस में इन्फिनाइट स्टेप में, तो वर्क डन आया -230 atm लीटर। जब मैंने एक स्टेप में काम किया तो -90, और दो स्टेप में किया तो -130। तो हम इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं क्या हो रहा होगा यहाँ पे। तो वैसा ही एक बात पर हम वापस बनाते हैं जो हम लोगों ने थोड़ी पहले बनाया था, पीवी की ग्राफ कंपेयर करने के लिए। तो देखना है यहाँ पर, जो देखो यहां से यहां पे मायना, और हम इरिवर्सिबली आ रहे हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि भाई पिस्टन कब रुकेगा, जब अंदर और बाहर का प्रेशर सेम हो, है ना? तो हम जब गैस को एक्सपैंड करेंगे कुछ ऐसा हुआ होगा, मेरे पास यहाँ पे जो ब्लॉक्स रखे होंगे वो एक तो रखा होगा 1 का, एक रखा होगा 4 का, एक रखा होगा 5 का। मैंने 5 एटीएम ब्लॉक लिफ्ट किया, तो 5 एटीएम के अगेंस्ट गैस एक्सपैंड हुई होगी। क्या हुआ होगा, यहां पे अंदर 10 था, यहां भी 10 है, यहां पे 1 है, ये 4 रह गया। अब गैस एक्सपैंड हो रही होगी पहले स्टेप में। तो जब एक्सपेंशन हुआ तो फाइनली कहां पर रुकेगा ये, जब अंदर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाए, सेम। तो अंदर का बाहर का 1 और 4, और अंदर का भी 5। तो किस प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ यहां से यहां, तो 5 एटीएम। तो यही लेते हैं हम लोग। नहीं तो हम रुको यहां पे रुका होगा, यहां स्टे किया होगा, फिर मैंने अगले स्टेप में फिर से उसको लिफ्ट किया होगा, है ना? मैंने 2 स्टेप का मतलब यही हुआ ना कि मुझे 2 बार काम करना पड़ रहा है। एक बार मैंने 5 एटीएम का ब्लॉक लिफ्ट किया एक स्टेप, और फिर 4 एटीएम का ब्लॉक लिफ्ट किया दूसरा स्टेप। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो मैं अगर तो ग्राफिकली इसको समझाऊं क्या हुआ होगा, पी एक्सटर्नल और वी में ग्राफ, पी एक्सटर्नल और वी में देखना ध्यान से। सबसे पहले हम इस कोऑर्डिनेट पे थे, प्रेशर कितना था 10 ना, तो हम 10 एटीएम पर थे। पहले मैं ग्राफ बनाता हूं रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल ग्राफ कैसे बनेगा, हमने क्या किया, प्रेशर घटाते चले गए धीरे धीरे और वॉल्यूम बढ़ता चला गया होगा। रिवर्सिबल का ग्राफ तो पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनेगा। ठीक, कहां पे लौटना है, फाइनल प्रेशर कितना था 1, ये हम फाइनल प्रेशर 1 एटीएम पे पहुंचे। ठीक है, अच्छा पहला तो ये हो गया पाथ। दूसरा क्या था, इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप। हमने क्या किया होगा, सडनली प्रेशर 10 से 1 किया होगा, और फिर गैस एक्सपैंड हुई होगी इस प्रेशर के अगेंस्ट, ये एक्सपेंशन हुआ होगा, ये सिंगल स्टेप हुआ। और ऊपर वाला क्या था, रिवर्सिबल, है ना? ये तो आपका मल्टीपल स्टेप इनफिनाइट स्टेप हो गया। और ये कौन सा है प्रोसेस, इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप। ठीक है ना? मल्टीपल स्टेप क्या हुआ होगा, पहले 10 एटीएम से हम कहां पहुंचे होंगे 5 एटीएम। तो 10 से हमने प्रेशर डिक्रीज करके कहां पहुंचे होंगे 5। तो हमने प्रेशर पहले 10 से 5 पे पहुंचे होंगे, यहां रुके होंगे। और जब छोड़ा होगा पिस्टन को तो पिस्टन एक्सपैंड किया होगा, एक्सपैंड करके फिर ये यहां पे मीट करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद प्रेशर मैंने फिर से 5 से 1 किया होगा, फिर पिस्टन नीचे की तरफ आया होगा, मतलब वो जो वेट है वो हटाया होगा मैंने वहां। ये ग्राफ ऐसा कुछ हुआ होगा।
और फिर यहां पर 180 के बाद ये फिर से एक्सपैंड होके एंड पॉइंट सेम ही रहेगा यहां पर। तो आप अगर ग्राफिकली भी देखोगे तो सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व किसमें नजर आ रहा है आपको? ब्लैक वाले के नीचे, रिवर्सिबल। फिर उसके बाद 2 स्टेप, मल्टी स्टेप, और सबसे कम किसमें है? सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप। और ये किसके लिए है? एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन के लिए ग्राफिकली भी दिख रहा है आपको, ठीक है। इवेंट विद कर्व। कॉम्प्रेशन सोचोगे सबसे ज्यादा किसका होगा कॉम्प्रेशन में? 1 स्टेप का, फिर 2 स्टेप का होगा। पहले यहां पे गए, ऐसे गए, फिर ऊपर चले गए, और फिर रिवर्समेंट में सबसे कम होता है ना। और उसका बना के देखें तो न्यूमेरिकली भी देख सकते हैं और इस तरह से भी देख सकते हैं। मैं भी डायग्राम तो याद रखना, बना लो। अब मैं इसके एरिया कब नहीं दिखा रहा हूँ, वरना थोड़ा सा और आपको छुप सा जाएगा वैसे। तो मल्टी स्टेप, किसको? नहीं भाई, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है समय में। 5 वाला भी रहेगा ना, वो भी हर पॉइंट में टच करेगा ही करेगा। भाई आप देखो ना, हाँ, जो रेड वाली लाइन है ना, ब्लैक को टच करेगी। आप ऐसे समझो ना कि केवल इतना कम देखो, इतना। ये वाला पॉइंट बता रहे हो? ये वाला ना, मैं उसी को बोल रहा हूँ, वो टच करेगा। आप ऐसा सोचो ना कि यहाँ का स्टार्टिंग का पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पे प्रेशर सेम है। जो इस पॉइंट का प्रेशर वही इस पॉइंट का प्रेशर होगा, ठीक। और तुम अगर देख लो वी क्या होता है? एनआरटी बाई पी। तो दोनों का प्रेशर सेम है, 5 आर सेम होगा, एन तो बदलेगा नहीं। और आइसोथर्मल है तो दोनों का टी भी सेम ही होगा, ठीक है ना। तो फिर वी भी सेम ही होगा, ठीक है। सेम ही रहेगा, वो तो सेम पॉइंट पे आएगा, टच करेंगे। भाई आप यहां पे, क्योंकि पिस्टन रुक गया है ना, आप यहां पे जब आप सिंगल स्टेप में यहां से यहां पहुंचे तो रुके ना वहां पे, तो आप पीरियड पेनाल्टी लगा सकते हो। जब पिस्टन रुक गया है, स्टेबल हो गया, तो लगा तो कोई दिक्कत नहीं एंड में। तो कंप्रेशन में ठीक इसका उल्टा होगा। डायग्राम नहीं बना रहे लेकिन लिखवा देता हूं मैं। कंप्रेशन में ठीक इसका उल्टा रहेगा वर्क को लेके, तो आप भी नोट कर लेना। कंप्रेशन में ठीक उसका उल्टा। तो कंप्रेशन में सबसे कम वर्क डन का मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल का होगा, फिर मल्टी स्टेप, और फिर वर्क डन 1 स्टेप का, सिंगल स्टेप। डायग्राम आप देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये रिवर्सिबल है, सिंगल स्टेप क्या होगा? इस तरह से आएगा, ठीक है। और मल्टी स्टेप पहले इस तरह गया, इस तरह जाएगा, इस तरह से, और इधर, है ना, ठीक है। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, पहले डायग्राम में जब विजुलाइज को 3 स्टेप होते तो इससे ज्यादा होता 2 स्टेप से। अगर 8 स्टेप होते तो और ज्यादा। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ेंगे वो रिवर्सिबल की तरफ ग्राफ अप्रोच करता है। और इन्फिनाइट स्टेप में छोटे छोटे स्टेप्स आते हैं। इन्फिनाइट स्टेप में क्या होगा? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स करके यहाँ पे मूव करने लगता है, ठीक है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट रहता है। जितने स्टेप्स बढ़ेंगे उतने ही वो रिवर्सिबल की तरफ अप्रोच करता है। तो अगर तुम्हारा कोई इंजन है, आप उसको एक बार में वर्क करने के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स में उसको वर्क करवाओ तो बेनिफिट ज्यादा करेगा, है ना। जितने स्टेप्स में वो काम करेगा उतना हमारे लिए बेनिफिट रहता है, क्योंकि वो रिवर्सिबल को अप्रोच करेगा, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स होंगे। लेकिन हमें वो डिजाइन करना इतना आसान नहीं होता कि भाई डिजाइन कर रहे हैं उस चीज को, छोटे छोटे स्टेप्स में हमने काम करवाया, फिर उसको फेंक दिया, फिर यूज किया, तो वैसा थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लॉजिक यही होता है, ठीक है। अब आते हैं, हेडिंग डालते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। 2 पेज छूटे मुझे याद है, अभी लिख लो पहले। आइसोकोरिक प्रोसेस में पता कोई ना कोई बोलेगा,
आइसोकोरिक प्रोसेस, हेडिंग डालना। हाँ उस पे नहीं, आप फ्रंट आगे लिखते हो, बस आगे लिखते जाओ। आइसोकोरिक प्रोसेस, थोड़ा होमवर्क मिल जाएगा ना आपको, उसमें 2 पेज में कुछ होमवर्क नहीं मिलेगा था। तो आइसोकोरिक आइसोबारिक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दोगे। नहीं आगे भी आएगा, चिंता ना करो। आइसोकोरिक प्रोसेस लिखो, क्या कर दूं मैं इसको पूरे को। तो आप लोगों के लिए आइसोकोरिक प्रोसेस ज्यादा बेनिफिट करेगा, ज्यादा आप इंजॉय करोगे इसको। बताइए क्यों करोगे। देखो डीवी की वैल्यू 0, हम बात कर रहे हैं किसकी, केवल आइडियल गैस की। 4 एनर्जी निकालने को बोलेगा, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू और डेल्टा एच। तो बेटा वर्क डन 0। दूसरा पॉइंट, आइडियल गैस है तो डेल्टा यू 0, आइडियल गैस है तो एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा एच हमेशा एन सी पी डेल्टा टी। बस रिएक्शन ना हो, फेज चेंज ना हो, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यही फॉर्मूला रहेगा। 3 एनर्जी हो गई, चौथी एनर्जी कौन सी बची, क्यू। तो बाई फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है 0, तो जो डेल्टा यू का फॉर्मूला वही क्यू का फॉर्मूला। तो क्यू वी इक्वल टू डेल्टा यू, क्यू वी देख ही चुके हम लोग पीछे, एन सी वी डेल्टा टी, बस ये फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी। ये 3 फॉर्मूले हैं, डेल्टा यू मतलब इनफैक्ट 2 फॉर्मूले हैं, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, और कुछ है ही नहीं। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात होगी ही नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वर्क है ही नहीं, पाथ फंक्शन से मतलब नहीं, सारे स्टेट फंक्शन की है। तो मुझे इनिशियल फाइनल पॉइंट के पास टेम्परेचर पता हो, T1 T2 किस पाथ से कोई मतलब ही नहीं होता, तो बस ये खत्म, इतना है ना। ये फॉर्मूले हैं बस आइसोकोरिक में। एक और याद रखना, आइसोकोरिक में आप लगा सकते हो P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 ना, ये तो पता ही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, P1 T1 P2 T2 लगा सकते। तो क्या होता है जब क्वेश्चन आता है आइसोकोरिक पे, तो आइसोथर्मल के तो इंडिविजुअल क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिए। आइसोकोरिक का क्या होता है, 3-4 स्टेप का क्वेश्चन होता है, और उसमें से कोई एक स्टेप आइसोकोरिक होगा, समझ रहे हो। अकेला आइसोकोरिक का क्वेश्चन नहीं रहता, अकेला आइसोबारिक के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। क्या होगा, 3 स्टेप का क्वेश्चन है, पहले आइसोथर्मल आया, फिर आइसोकोरिक, फिर आइसोबारिक, तो इसमें अलग निकाला, तीनों को निकाल के ऐड करना पड़ गया, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि इसमें क्या पूछेगा, फॉर्मूला 2-3 ही है खाली, ठीक। इसके ग्राफ, इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे लेकिन अगली क्लास में, पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो 3 ग्राफ हैं इसके, पहला है वीटी, फिर है पीवी, और तीसरा ग्राफ है पीटी का। बना ही लोगे आप, आइडियल गैस को सोच के करना। वीटी ग्राफ, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो भाई पैरेलल टू एक्स की वाई, और पैरेलल टू इसमें वाई, है ना। और पीटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बेटा इसको आप सोच भी सकते हो, P इक्वल टू आइसोकोरिक है ना, तो एन आर बाई वी इंटू टी, तो P को ले रहे हो y एक्सिस पे, और आप T को ले रहे हो x एक्सिस पे, तो y इक्वल टू के एक्स है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग। स्लोप कितना हो गया इसका, तो इक्वल टू एन आर बाई वी, है ना स्लोप। फिर आइसोबारिक है ना,
इस पे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, अभी तो देख लो। आइसोबारिक, देखना यहां पे बच्चों, डीपी इक्वल टू 0। अब अगेन 4 एनर्जी निकालने को बोलेगा, कौन कौन सी, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू और डेल्टा एच। आइसोबारिक है, डीपी 0 है। तो बेटा दो तो हमें पक्का पता है आइडियल गैस के लिए जो लग सकती है, एक तो डेल्टा यू निकालने को आ जाए आइसोबारिक में, तो एन सी वी डेल्टा टी हमेशा यही लगेगा अगर आइडियल गैस है तो। सेकंड है डेल्टा एच एन सी पी डेल्टा टी, ठीक। तीसरा है हीट, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको पता होगा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के। तो ये भी है एनसीपी डेल्टा टी, मतलब 3 एनर्जी तो वही है, एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी। एक रह गया वर्क, ठीक। तो चौथा है वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला है माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल इंटू डीवी वी वन टू वी टू। अब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला आइसोबारिक है। माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं वर्क के फॉर्मूले में, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, है ना, कि आइडियल गैस की बात कर रहे हैं हम। तो आइडियल गैस में क्या होता है बच्चों, कि अगर मैं देखूं मेरे पास कंटेनर में, मान लेते हैं आइसोबारिकली हम कुछ काम करवाएंगे, ठीक है, कुछ ब्लॉक्स रखे हैं और यहां पर गैस कुछ प्रोसेस करवा के कुछ डिफरेंट कंडीशन पे पहुंचा, ठीक है, कोई गैस को हमने एक्सपैंड किया, कंप्रेस कुछ भी किया, और है ये आइडियल गैस, तो हमारा फोकस तो आइडियल गैस पे ही है। तो बेटा मैं यहां पर लगा सकता हूं पी वी वन, पी एक्सटर्नल, जो बाहर का प्रेशर वही अंदर का प्रेशर रहेगा, वो तो हमेशा वही रहेगा ना। तो पी वी वन इक्वल टू एन आर टी वन, एन तो वही रहेगा ना, यहाँ आर भी वही रहेगा, ठीक। यहां पे क्या हो सकता है, पी वी टू इक्वल टू एन आर टी टू। तो यानी है क्या, ये है पी वी वन और टी वन, और ये है पी वी टू और टी टू, ठीक है। तो मैं पी वी टू की जगह पे एन आर टी टू और पी वी वन की जगह पे एन आर टी वन ले सकता हूं। तो माइनस ऑफ ये पी वी टू माइनस पी वी वन, यानी माइनस ऑफ एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन, यानी माइनस एन आर डेल्टा टी। ये भी वर्क का फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि आइडियल गैस के लिए ही होगा केवल, फॉर आइडियल गैस, क्योंकि हमने पीवी को एनआरटी यूज कर लिया, ठीक है। तो एक ये वर्क का फॉर्मूला थोड़ा सा अपन लिख लेंगे इसके लिए, ठीक है। आइसोबारिक के तो अंदर और बाहर का प्रेशर तो सेम ही रहेगा, है ना। और इनके ग्राफ, आसान लग रहा है, टफ लग रहा है। ये तभी टफ होगा अगर तुमने रिवाइज नहीं किया, है ना। आफ्टर 2 मंथ्स अगर नहीं किया तो फिर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, नोट्स वोट्स आपने थोड़ा सा मेंटेन कर लिया, तो बन जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है।
तो पहला पीवी ग्राफ पता ही है आपको, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वीटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। अगेन वही है कि v इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी, तो इसका भी जो स्लोप होगा वो हो जाएगा एन आर बाई पी, है ना, एन आर बाई पी स्लोप। आप लोग सीट है आपके पास ना, एक बार ओपन करना जरा सा सीट में। सीट में दिखाना पेज नंबर सीट में पेज नंबर ओपन करो 15 पेज नंबर 15 बनाना नहीं है, पेज नंबर 15 ओपन करो, देख लो, अगर शेयर कर लो, नहीं बनाया नहीं है आपके पास तो सीट। देखो इसमें पेज नंबर 15 में आप देखो, अगर ऐसे आपको मतलब मैंने बोला था ना कि फॉर्मूले और मुझे याद रखो, इसमें बहुत ही कंसाइज वे में सारे फॉर्मूले मेंशन्ड हैं जो हम लोगों ने किए हैं। आप अगर नोटिस करो तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल से देखो, सबसे ऊपर जो है क्या है रिवर्सिबल में, है ना, माइनस एन आर टी एल एन वन, और क्यू उसका माइनस साइन, डेल्टा यू डेल्टा जीरो। इररिवर्सिबल आइसोथर्मल देखो, वर्क का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, दूसरा फॉर्मूला क्यू उसका माइनस साइन, डेल्टा यू जीरो। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक ही लिखा है क्या, आइसोबारिक है पहले, तो वर्क का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, ये वाला, या फिर माइनस एन आर डेल्टा टी, है ना, मेंशन्ड है ना। फिर उसके बाद Q और डेल्टा H दोनों एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू डेल्टा एच का फॉर्मूला आइसोकोरिक में, यहां तक 4 किया है। नीचे हम करेंगे, है ना, नीचे वाले एडियाबेटिक एप्लीकेशन में देखेंगे। लेकिन आप अगर नोटिस करो, आप जरा उसमें लाइन में एक बार हाथ रखो, डेल्टा यू की जो पूरी लाइन गई है, तो पूरी डेल्टा यू की लाइन है ना, हर जगह पे एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है ना, और डेल्टा एच का एनसीपी डेल्टा टी, और जीरो इसलिए हो गया आइसोथर्मल है, साइक्लिक हो गया वो, है ना। तो ये समरी है ना, इसके ऊपर बस आप लिख लेना ओनली फॉर आइडियल गैस, है ना, ऊपर लिख लो इसमें ओनली फॉर आइडियल गैस, मतलब जो पूरा टेबल बना हुआ है ना उसके जस्ट ऊपर सबसे ऊपर पेज लिख लो, समरी जहां लिखी हुई है ओनली फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल है। तो आप देखो ये बहुत शॉर्ट में और सारे फॉर्मूले जगह पे लिखे हुए हैं, आप इसको अगेन जेरोक्स करवा के अपने जहां पढ़ते हो वहां पे पेस्ट कर सकते हो, है ना। अच्छा यही पढ़ते हो आगे, यही यही पेस्ट कर दो दीवार के पीछे, नहीं या मेस में आके चिपका दो, है ना, और कहीं तो पढ़ते नहीं हो। तो इसमें ये है फॉर्मूले सारे हैं, आप देखो डेल्टा यू डेल्टा एच हमेशा वही लगाना है, एनसीवी डेल्टा टी एनसीपी डेल्टा टी, ठीक। अच्छा वो तो दो पेज छोड़े हैं ना, उस पे आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अपन दो पेज पे आते हैं, तो भाई परेशान हो, दो पेज, तो उसको दो पेज में आओ, नहीं कर लेंगे अपन, नहीं करो, तो दो पेज पीछे छोड़े रखे थे आपने, आइसोथर्मल के जस्ट पहले, आइसोथर्मल के जस्ट पहले, आइसोथर्मल के जस्ट पहले देखो, आज क्लास नहीं है फिजिक्स की तुम लोग की, झूठ बोल रहे हो, दो क्लास है, टेस्ट भी अच्छा है क्लास में, टेस्ट कौन सा, अच्छा मैथ उसके बाद देते हो, अपने आप बोले था हो रहा है, इतना तो हो गया, एडिशनल है, ये है वो है ना। आपको एक बार थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे फिर आप रिवाइजन के कर लेना, पीछे दिलवा दूंगा मैं आपको, अभी करोगे तो पूरा ना ये कर रहे हो ना वो करोगे, कुछ भी नहीं करोगे मालूम पड़ा, तो जो कर रहे हो वो करो, कॉन्सेप्ट सीख लो पहले तो। ओके करते हैं, जो दो पेज छोड़े थे आइसोथर्मल के जस्ट पहले छोड़े अपन ने, है ना, तो उसको ओपन करो और लिखो उसमें
relationship between delta H and delta U, मिल गए पेजेस ना वो? तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, अरे अभी जस्ट पिछली क्लास में छोड़ाया था, बहुत पीछे मत जाओ। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, तो बेटा बहुत शॉर्ट सा एक एक्सप्रेशन आता है इन दोनों के बीच। आपको पता है एच और यू का रिलेशनशिप क्या है? एच इक्वल टू यू प्लस पीवी, ठीक है, एच इक्वल टू यू प्लस पीवी, और सारे स्टेट फंक्शन है एच यू पीवी। तो अगर मैं चेंज निकालता हूं तो H2 माइनस H1 इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो फॉर्मूला है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ये फॉर्मूला है ना। 2-3 स्टेप का फॉर्मूला है और कुछ नहीं। चेंज जो निकालना है ना वो डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, 2 पेज में आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। ये देखो बेटा यूनिवर्सल फॉर्मूला है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कम ऐसे फॉर्मूला जो कहीं पर आंख बंद करके लगा सकते हो। एक तो वो वर्क का फॉर्मूला है, हर जगह पे कंडीशन है कि आइडियल गैस हो या फिर इसके लगाना है इसके नहीं लगाना है। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कोई 3 स्टेप में आया है, कहीं कोई पीबी इक्वल टू एनआरटी, कहीं बहुत स्लोली नहीं करवाया, कुछ भी हमने इसमें कंडीशंस नहीं रखी। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जहां कुछ ना लग रहा हो वहां कुछ पे लगा सकते हो तुम, है ना। ये नहीं कि डेटा डेटा गिवन हो, तो ऐसा नहीं कि मालूम पड़ा फिजिक्स में लगाने लग गए उसको मैथ में, है ना। तो कोई भी सब्सटेंस हो, आइडियल गैस, रियल गैस, सॉलिड, लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी प्रोसेस हो, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी प्रोसेस, इवन रिएक्शन एंड फेज चेंज भी लगा सकते हो। रिएक्शन और फेज चेंज भी लगा सकते हो। रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, कहीं पर भी कोई भी आपको, अगर आपको डेटा ऐसे गिवन है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू गिवन है, P1 V1 कुछ पता है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा, कोई कंडीशन नहीं है इसमें। अभी करेंगे ना थोड़ा सा अपन फॉर आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन का कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो ये तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन मैंने फिर बाबा बोल रहा हूं कि हमारे सीट में 90% क्वेश्चन आइडियल गैस पे बेस्ड है। पूरा टेबल आपका आइडियल गैस पे बना के रखा हुआ है जो वहां पे आप यूज करते हो। तो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आइडियल गैस पे होंगे, तो इसको अगर मैं आइडियल गैस के साथ मॉडिफाई करूं तो मुझे पता है P2 V2 से पता लगा सकता हूं, NRT2 और NRT1। तो बस एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, लेकिन वो आइडियल गैस होगा और एक्सपेंशन कंप्रेशन ही के लिए है। क्यों? क्योंकि आपने मोल फिक्स कर दिए। रिएक्शन में क्या होता है, मोल बदल सकते हैं, तो उसके लिए नहीं करेंगे। तो केवल आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन की बात करा जाए तो P2 V2 NRT2 और P1 V1 इक्वल टू NRT1 लेके मैं फॉर्मूला डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस NRT2 माइनस NRT1, या फिर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T, ये लगा सकता हूं। लेकिन कंडीशन आइडियल गैस, ये यूनिवर्सल नहीं रहेगी आप, है ना, केवल आइडियल गैस के लिए है और एक्सपेंशन कंप्रेशन के लिए ही ट्रू होगा। एक्सपेंशन कंप्रेशन के लिए ही ये ट्रू है। वो वाला कभी भी लगा दो, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी पहले वाले में, ठीक है। 2 पेज हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए ना, तो अभी और लिखो। नहीं हुआ अभी,
एक न्यूमेरिकल कर लेंगे उस पर, बस 2 पेज हो जाएंगे आपके मेरे ख्याल से। बोलो। बोलो। कैलकुलेट कैलकुलेट डेल्टा यू, कैलकुलेट डेल्टा यू ब्रैकेट में इन किलो कैलोरी, कैलकुलेट डेल्टा यू ब्रैकेट में लिखो इन किलो कैलोरी if 2 moles of ideal gas is heated, if 2 moles of ideal gas is heated, if 2 moles of ideal gas is heated from 300 to 400 Kelvin, from 300 to 400 Kelvin at constant pressure, which releases 10 kilocalorie of heat, which releases 10 kilocalorie of heat at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure. लैंग्वेज ठीक है ना बस इनकी। डेल्टा यू निकालना है और 2 मोल आइडियल गैस को जब 300 से 400 केल्विन तक हीट करते हो कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसमें 10 किलो कैलोरी हीट इज रिलीज्ड, ऐसा कुछ है। कोई आंसर? ओके। डेल्टा यू निकालना है, 2 मोल है, -11.6 -9.6 ऐसा, +9.6 और 11.6, 2 आंसर आ रहा है। चलो देखो आप लोग सीट से मैं होमवर्क दे देता हूँ। इस पास टिक है क्वेश्चन सीट में, कौन कौन से करवा चुका? टिक, हाँ टिक हो तो -10 पॉइंट। ठीक बेटा, मिल गया रन तो, मिल गया ओके। आप लोग ट्राई करो। -10.4 -10.6 ऐसे कुछ आंसर बता रहे बच्चे। 10.4 तो कांस्टेंट प्रेशर की हीट मतलब डेल्टा एच हो गया ना। कांस्टेंट प्रेशर की हीट मतलब डेल्टा एच, और रिलीज है तो -10 किलो कैलोरी। तो डेल्टा एच पता है, डेल्टा यू निकालना है, और एन आर और किलो कैलोरी ना, तो 2/1000, कोई कैलोरी में काम कर रहे हो तो 2/1000, एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 400 - 300 है ना। तो ये कितना आ जा रहा है, -10 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये कितना आ रहा है 0.4, तो डेल्टा यू इक्वल टू -10.4 किलो कैलोरी। ठीक है ना। ओके, होमवर्क है, काफी कुछ तो दे चुका हूं मैं आपको होमवर्क में, अच्छा भी हो सकता है। तो S1 में क्वेश्चन नंबर O1 में 15, 16
2 पेज हो गए कि नहीं हो गए आपके? अब अभी भी नहीं हुए हैं, थोड़ा बचा है, आधा पेज रह गया, 1 पेज बचा है पूरा। जे मेंस में ठीक है, इतना देख लेना, ठीक है। ओके, ये होमवर्क है सीट में। इसके अलावा लिक्विड के जो बचे हैं 5-6 क्वेश्चन, लिक्विड के लास्ट 5 है ना, आखिरी के 5 या 6 क्वेश्चन है। सॉलिड में कितने 5 क्वेश्चन किए थे, तो 6 से 10, ठीक है। तो सॉलिड में अगले 5, 6 से 10, ठीक है। संडे भी है वैसे, है ना। ओके, इतना ही है होमवर्क। एंड करवाओ मीटिंग बच्चों।